Hello dear students, hope everyone is fine. So this is revision video. So in this video we will revise all the chapters and topics. Okay, so let's begin with the first topic. Matter is very simple definition. जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ मास होता है, एंड एज मास इज कॉल्ड मैटर. मीन्स एयर, योर पेंसिल, कॉपी, नोटबुक, book, all things are matter. According to Indian philosopher, all kinds of materials are made up of 5 elements, that is Akash, sky, Vayu, air, Tejas, fire, Aap, water, and Chiti, earth. Means Indian philosopher की द्वारा, means according to Indian philosopher, every materials are made up of 5 elements, that is Akash, Vayu, Tejas, Aap, Chiti. Okay. Now element. Every matter is made up of basic building blocks, commonly called elements. हर एक मैटर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उसे एलिमेंट से मिलकर बना होता है. जैसे हमारा घर है, होम, हाउसेस, स्कूल्स, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स किससे? ब्रिक से, ईंट से करके हमारा घर, कोई भी बिल्डिंग्स, कोई भी स्कूल्स, कोई भी ऑफिस बनता है. ऑन द अर्थ, पूरे अर्थ पे टोटल 118 एलिमेंट्स है. यही 118 एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से मिलके, 2 या 3 मिलके या सिंगल मिलके जितने भी मैटर्स एलिमेंट्स हैं अर्थ पे वो बनाते हैं. मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118. एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. ओके, बट आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि एटम्स भी डिवाइडेड होते हैं फर्दर. इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में. इफ मैटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम. अगर कोई मैटर सिर्फ एक तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हो, जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड, वो क्या होता है? एक एलिमेंट से बनकर होता है जो कि गोल्ड है, तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? गोल्ड. ओके. अगर मैटर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, देन द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जैसे कि वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना होता है? H2O. तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? मॉलिक्यूल्स. उसे मॉलिक्यूल्स कहेंगे. H2O मीन्स ढेर सारे H2O मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर. तो इसकी अगर कोई मैटर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता हो तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल्स. अगर एक टाइप के एलिमेंट से बना होता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम. ओके. काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. हर एक मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कंटिन्यूअस मोशन में होता है, और इस मोशन की वजह से एक एनर्जी डेवलप होती है, पजेस होती है, जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी पजेस बाय मॉलिक्यूल्स इज काइनेटिक एनर्जी. एंड हर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स डेवलप रहता है. और इफ 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक होते हैं कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडेसिव फोर्स. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स एक तरह के हुए सिमिलर काइंड्स के, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेजन. अगर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड्स के हो गए तो उनके बीच में जो फोर्स डेवलप होगा वो होगा एडेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडेशन. जैसे कि दिस इज मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल ए, दिस इज मॉलिक्यूल बी, दिस इज मॉलिक्यूल बी. ओके. नाउ इनके बीच में ए और ए के बीच में ये सिमिलर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में फोर्स कौन सा डेवलप होगा? कोहेसिव फोर्स. ए और बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में फोर्स कौन सा डेवलप होगा? एडेसिव फोर्स. सिमिलरली डी बी सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच का फोर्स कौन सा होगा? कोहेसिव फोर्स. ओके. नाउ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इंटरमॉलिक्यूल स्पेस. अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूल स्पेस. ओके. सो हमने ये पढ़ा, अगर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड्स के हो तो एडेसिव फोर्स, सेम काइंड्स के हो तो कोहेसिव फोर्स. अगर सिर्फ क्वेश्चन ये पूछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये मत बताए सिमिलर है कि डिफरेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज विद द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. मींस अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा डिक्रीज होगा, कम होगा, तो इसके बीच का फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा. अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके. ये क्या हो गया? अगर ये मॉलिक्यूल्स पास आ गया तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बढ़ जाएगा. ठीक है. ये डिस्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बढ़ जाएगा. वही अगर इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, तो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूल फोर्स कम होगा. ओके. नाउ अब जो भी हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स पढ़ा उसको पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं. पहला हमने समझा कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, जो कि स्टॉप नहीं होते हैं किसी भी टाइम पे, वो कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं.
और उनकी वजह से कौन सा एनर्जी डेवलप होता है, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम किसी भी मैटर को क्या टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना टेम्परेचर बढ़ाने पे वो तेज तेज भागने लगेंगे, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे कम होगा मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और इनके बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर में होता है। अपने आप वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं। और क्या हमने पढ़ा, जो कि स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सेम काइंड्स के हो तो कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट काइंड्स के हो तो एडेसिव फोर्स। ओके, अब आप ये देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होता है। तो इन फिगर वी कैन सी हियर, इन सॉलिड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड, लिक्विड में लेस टाइटली पैक्ड एंड गैस में सबसे लूजली पैक्ड। सॉलिड्स में क्या होते हैं, आप देख रहे हो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, टाइटली पैक्ड हैं। तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा, स्मॉल या नेग्लिजिबल कह सकते हैं। इनके बीच में लार्ज और इनके बीच में वेरी लार्ज। ओके, और हमने ये पढ़ा था कि जितना कम स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे कम है सॉलिड में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें लार्जर डिस्टेंस तो लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ओके, इसका सॉलिड का शेप जैसे कि हमारा पेन हो गया, डस्टर हो गया, ओके, इनका शेप क्या होता है, हमेशा डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि लिक्विड में शेप जो होता है फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि आप ग्लास में पानी डालो, ओके, तो वो लिक्विड ग्लास का शेप ले लेता है। वही पानी अगर आप बॉटल में डालो दूसरे शेप के तो वो उसका शेप ले लेता है। वॉल्यूम फिक्स रहता है, 1 लीटर पानी ग्लास में भी उतना ही रहेगा, बकेट में भी उतना ही रहेगा, बट उसका शेप चेंज हो जाता है। सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड, यस, सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड। ओके, लिक्विड का ना शेप फिक्स होता है, मींस शेप डज नॉट फिक्स एंड वॉल्यूम इज आल्सो नॉट फिक्स्ड। ओके, so our next topic is surface tension. The phenomena due to which exposed top surface of liquid means जो liquid का top surface होता है in a contained vessel, our liquid contain in a vessel, जो किसी भी vessel में रखा हो या कहीं भी हो, behaves like a stretch membrane. किस तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मींस ये जो टॉप सरफेस होता है ना, एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट कर देता है जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अब देखो इसी सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, जो ये इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट होते हैं ना, वो पानी पे चल पाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है वाटर। और क्या होगा, जैसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, ये फोर्स एक तरह का रेजिस्ट करता है, कोई भी चीज को अंदर नहीं जाने देता है, इसीलिए आसानी से इंसेक्ट इस पानी पे चल सकता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, एक पिन होगा, पिन लो और उसको पानी पे आराम से रखो, वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, और जब आप पानी पे, जैसे बकेट में पानी भरा हुआ, उस पर आप हाथ मारोगे तो क्या होगा, आपको चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। मेनिस्कस, द फॉर्मेशन ऑफ कर्व सरफेस by the exposed surface of a liquid contained in a narrow vessel is called meniscus. अगर हम कोई नैरो वेसल में लिक्विड्स रखते हैं तो एक जो उसका टॉप सरफेस होता है, एक कर्व सरफेस फॉर्म करता है। दो तरह के कर्व सरफेस होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ओके, नैरो मींस लाइक अ टेस्ट ट्यूब। जैसे कि हम अगर वाटर या अल्कोहल एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, जो उसका टॉप सरफेस है, अपर सरफेस, वो किस टाइप का मेनिस्कस फॉर्म करेगा, कॉनकेव। और कॉनकेव कैसा, इस टाइप का। ओके, इफ वी पुट अ मरकरी इन अ टेस्ट ट्यूब, अगर हम मरकरी एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो वो कौन से टाइप का मेनिस्कस फॉर्म करेगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ओके, और कॉनकेव मेनिस्कस में क्या होता है, एडेसिव फोर्स जो होता है ग्रेटर देन होता है कोहेसिव फोर्स से, और कॉन्वेक्स मेनिस्कस में कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो वाटर होता है और अल्कोहल होता है वो किस टाइप का मेनिस्कस फॉर्म करता है, कॉनकेव मेनिस्कस, और जो मरकरी होता है वो किस टाइप का मेनिस्कस फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ओके, नाउ फेज चेंज ऑफ मैटर। व्हेन हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय अ सब्सटेंस, अगर कोई भी सब्सटेंस हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है या तो रिलीज करता है, ओके, मींस जैसे हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, या तो उसका टेम्परेचर राइज कराएं या तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें किसी भी मैटर का, तो क्या होता है, उसका फेज चेंज होता है, मींस उसका स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड। ओके, लेट्स सी हियर, जैसे कि सॉलिड है आइस,
हम सिंपल एग्जांपल लेंगे वाटर के 3 स्टेट्स का। वाटर का 3 स्टेट्स क्या, आइस सॉलिड होता है, लिक्विड मीन्स जो वाटर नॉर्मल वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है, और एक क्या होता है वाटर वेपर जो गैसेस स्टेट में होता है। ओके, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, कोई भी मैटर जब अपना स्टेट चेंज करते हैं, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। हमने एक्सपेरिमेंट एक किया, ओके, आइस को क्या किया, मेल्ट किया। जब आइस मेल्ट होकर वाटर में फॉर्म हुआ तो हमने ये देखा कि जो टेम्परेचर जो था वाटर का, वो जब आइस मेल्ट हुआ तब भी 0 डिग्री सेल्सियस। फिर एक एक्सपेरिमेंट हमारा ये था कि हमने वाटर को क्या किया, बॉयल किया, ओके, और वाटर जब बॉयल होकर वाटर वेपर में चेंज किया हुआ, स्टीम में चेंज हुआ, तो उसका भी टेम्परेचर क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस था। ओके, तो हमने देखिए जब मैटर का स्टेट चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे आइस मेल्ट होकर वाटर फॉर्म हुआ, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड टू गैस, मीन्स स्टीम में चेंज हुआ तो लिक्विड टू गैस, तो टेम्परेचर जो था वो रिमेन सेम था। 0 डिग्री आइस का टेम्परेचर, कब आइस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस जब वाटर में मेल्ट हुआ तो उस वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। वाटर कब बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनता है, और उस स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे था। तो इससे ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जब कोई भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, मीन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, टेम्परेचर रिमेन सेम, उसका टेम्परेचर सेम रहता है। अब चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, अगर डेफिनेशन आपको पूछा जाए चेंज ऑफ स्टेट, व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट, द प्रोसेस ड्यू टू व्हिच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट विद द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स एक मैटर का इंटर कन्वर्जन, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट, फिर दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से पहले स्टेट। नाउ फर्स्ट फ्यूजन और मेल्टिंग। हम ये सारे डेफिनेशन पढ़ने से पहले अगर हम वाटर के तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उससे रिलेट करके अगर हम डेफिनेशन को लर्न करें तो हमारे लिए इजी होगा। जैसे कि फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन या मेल्टिंग मीन्स जब बर्फ मेल्ट होकर पानी बनता है। कब बनता है बर्फ, पानी कब बनता है, जब हम इसे हीट देते हैं। प्रोसेस ड्यू टू विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और बाय हीटिंग। वही चीज फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है, वो टेम्परेचर मीन्स एट दैट फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अब फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग क्या, जब लिक्विड सॉलिड बनता है मीन्स जब पानी बर्फ बनता है तब क्या करते हैं हम उसको कूल करते हैं। प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी रिलीज होता है या कूलिंग। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी मतलब हमें हीट देना पड़ेगा और रिलीज ऑफ हीट एनर्जी मतलब हमें कूल करना पड़ेगा, तब इसकी जो हीट होगी वो निकलेगी और ये आइस में चेंज होगा मीन्स सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो टेम्परेचर जब लिक्विड सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, किस प्रोसेस की वजह से, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। अब वेपोराइजेशन या बॉइलिंग क्या होता है, ठीक है, जब लिक्विड गैस में चेंज होता है। प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंज इनटू गैस स्टेट। ओके, जब लिक्विड गैस स्टेट में चेंज होता है मींस पानी भाप बनता है एट अ सम फिक्स्ड टेम्परेचर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब आप ही देखो लिक्विड जो वाटर होता है भाप कब बनता है, जब हम उसे हीट करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और बाय हीटिंग। अब बॉइलिंग या वेपोराइजेशन पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जब लिक्विड सॉलिड गैस में चेंज होता है। कौन से प्रोसेस है, वेपोराइजेशन। आप सारी डेफिनेशन देखो एक तरीके से सिमिलर है, सिर्फ चेंज हुआ है तो क्या, स्टेट लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या रिलीज ऑफ हीट। ओके, नाउ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या, अपोजिट, जब गैस किस में चेंज होता है, लिक्विड में। ओके, भाप जब पानी बनेगा। प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एट सम फिक्स्ड टेम्परेचर। भाप कब पानी बनता है, जब हम कूल करते हैं, उसे ठंडा करते हैं, तो रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। और कंडेंसेशन पॉइंट क्या होगा, वो टेम्परेचर जिस पे गैस स्टेट कौन से स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में। कौन से प्रोसेस है, कंडेंसेशन। ओके, नाउ इवेपोरेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में चेंज होता है, पर इवेपोरेशन में लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में चेंज होता है जब उसकी बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पे, तब उसे टर्म देते हैं इवेपोरेशन। और गैस और वेपर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, अ गैस इज गैसियस स्टेट ऑफ अ लिक्विड एट और अबव द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जब हम गैस किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे अबव बॉइलिंग पॉइंट क्या टेम्परेचर देके, तो उसे कहेंगे हम गैस।
वेपर कब कहेंगे? जब उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हम उसे चेंज करेंगे गैस को, लिक्विड को गैस वेपर में। ओके, नाउ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? प्रोसेस ड्यू टू विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस स्टेट। जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस स्टेट में, मींस जैसे कि हमारा एग्जांपल होगा नैप्थलीन बॉल, कैम्फर, ये क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। डिपोजिशन क्या होता है? जब प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग ट्रांसफॉर्म्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड कॉल्ड डिपोजिशन। ओके, जब कोई भी गैस जो होता है उसे हम कूल करते हैं, वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है, उसे कहते हैं डिपोजिशन। और डिपोजिशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। डिपोजिशन को हम सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। So thank you students, it is a revision of our first chapter. Okay, thank you for watching and thank you for being with me. All the best.